हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे इंडियन राइटर्स के पार्ट 2। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था जिसमें हमने मुल्क राज आनंद और आर के नारायण को कवर किया था। इंडियन राइटर्स की आज हमारी सीरीज है पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राजा राव के बारे में। राजा राव जो कि एक इंडियन अमेरिकन राइटर थे जिनका जन्म 8 नवंबर 1908 को हुआ था एंड इनकी मृत्यु हो जाती है 8 जुलाई 2006 को। लाइफ स्पैन की बात करें तो अच्छी खासी लाइफ स्पैन इन्होंने स्पेंड की है 1908 से लेके 2006 तक। लगभग इन्होंने 97 ईयर्स की लाइफ स्पैन थी। ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये राइटर एंड प्रोफेसर थे। लैंग्वेज कनाडा, फ्रेंच, इंग्लिश। अल्मा मीटर कॉलेज की बात करें तो इन्होंने ओस्मानिया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टेपिलर, सॉर्बोन से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की थी। इनकी पीरियड की बात की जाए तो 1938 टू 1998। नोटेबल वर्ड्स की बात की जाए तो नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी एंड एसेज इन्होंने लिखा है। पीरियड जो नोटेबल वर्ड्स में कांथापुरा जो कि इनकी फर्स्ट नॉवेल भी थी और 1938 में आई थी। द सर्पेंट एंड द रोप जो कि 1916 में आई थी। बात करें राजा राव की तो ये एक इंडियन अमेरिकन राइटर थे। लैंग्वेज, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी इन्होंने पे इनकी बहुत ही डीपली इनकी पकड़ थी एंड ये डीपली रूटेड थे मेटाफिजिक्स से। इनके वर्क में आपको मेटाफिजिक्स देखने को मिलता है, मेटाफिजिकल वर्क की बातें होती है। सर्पेंट एंड रोप जो कि 1960 में आई थी, ये इनकी एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है जो कि रिकाउंटिंग ए सर्च फॉर स्पिरिचुअल ट्रूथ इन यूरोप एंड इंडिया, जिसमें हम क्या पाते हैं कि ये स्पिरिचुअल ट्रूथ को ढूंढ रहे हैं जो कि यूरोप एंड इंडिया में इस नॉवेल की डिस्कशन है। पूरी आध्यात्मिक साधना में ये बिलीव करते थे। शिवोहम एंड अद्वैतिक ट्रूथ को ये मानते थे। श्री आत्मानंद जो कि इनके गुरु थे, इनके गुरु का नाम था श्री आत्मानंद। गांधीवादी युग से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे जो कि इनके वर्क में भी आपको देखने को मिलता है। और इनकी मदर की डेथ जो कि जब ये 4 इयर्स के थे तो इनकी मदर की डेथ हो गई थी। जो इनके वर्क में आपको देखने को मिलता है कि एब्सेंस ऑफ मदरहुड देखने को हमें मिलता है। कांथापुरा की जो हमने बात की कि कांथापुरा इनकी फर्स्ट नॉवेल थी जो कि 1938 में आई। इसमें बात करें तो ये पूरी स्टोरी में एक कैरेक्टर है जो ये पूरी स्टोरी को नैरेट कर रही है। उस कैरेक्टर का नाम है अचक्का। अचक्का सी इज ए ब्राह्मण वुमेन एंड ये स्थल पुराण से इंस्पायर्ड दिखता है। स्थल पुराण की तरह ही इसके स्ट्रक्चर है और इसमें हम पाते हैं कि जो राइटर है वो थोड़ा कंफ्यूज है। राजा राव आपको कंफ्यूज दिखते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और ये आपके इसकी कैरेक्टर को लेके पूछा ही जाता है कि कौन स्टोरी नरेट कर रही थी, तो ये इसकी नेम आप रिमेंबर रखेंगे कि अचक्का जो कि ब्राह्मण वुमेन थी। बात करें हम द सर्पेंट एंड द रोप की जो कि 1960 में आई थी। इसमें हम पाते हैं कि जहाँ हमने कांथापुरा में देखा था कि राइटर थोड़ा कंफ्यूज है, वहीं यहाँ आपको लगेगा कि इनका विजन क्लियर हो गया है, इन्हें पता है कि क्या करना है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो रामास्वामी है जो कि पूरी नॉवेल में आपको इल्यूजन एंड रियलिटी, भ्रम और सत्य के बीच में आपको स्टोरी दिखती है। ये इसमें दिखाया गया है नॉलेज ऑफ द सेल्फ और ये नॉवेल इन्होंने डेडिकेट किया था अपने गुरु को। गुरु का नाम मैंने आपको बता दिया है। इनके गुरु थे श्री आत्मानंद जिसको उन्होंने द सर्पेंट एंड द रोप डेडिकेट किया था। और इसमें रामास्वामी है जो मेन कैरेक्टर है, उसको मैडलिन नाम की एक फीमेल है जिससे प्यार हो जाता है। इसमें फर्स्ट से लेके सेकंड में 20 इस नॉवेल में मतलब कांथापुरा में एंड द सर्पेंट एंड द रोप में राइटर के राजा राव के लगभग 22 ईयर्स के गैप के बाद ये नॉवेल आता है। और इनके इस नॉवेल के बारे में KRS अयंगर ने कहा है कि कांथापुरा क्या है, राजा राव की रामायण है।
तो कांथापुरा राजा राव की रामायण है, तो द सर्पेंट एंड द रोप क्या है, महाभारत है। ये किसने कहा है, KRS अय्यंगार। ये आपको नोट करना है कि किसने कहा है, KRS अय्यंगार ने कहा है कि कांथापुरा राजा राव की अगर रामायण है तो द सर्पेंट एंड द रोप राजा राव की महाभारत है। अब हम आते हैं द कैट एंड द शेक्सपियर, जो कि आती है 1965 में। इसे सिक्वल माना जाता है द सर्पेंट एंड द रोप का। इसका कैरेक्टर है आपको रामाकृष्णा एंड गोविंदम, ये दो कैरेक्टर हैं इसमें द कैट एंड शेक्सपियर के। फिर हम बात करते हैं कॉमरेड किरिलव, जो आती है 1976 में। द मीनिंग ऑफ इंडिया आती है 1996 में। द चेस मास्टर आपको आती है 1988 में। द चेस मास्टर में मैथमेटिशियन की एक स्टोरी है। इसमें एक जो कैरेक्टर है वो मैथमेटिशियन है एंड वो एक इस पूरे चेस मास्टर में पूरी लाइफ को ही एक चेस के प्यादों की तरह दिखाया गया है। और ये एक इम्पॉसिबल सी लव स्टोरी है, क्योंकि ये जो मैथमेटिशियन होते हैं इनको जो प्यार होता है वो एक मैरिड वूमेन होती है। और इसमें समझिए कि ब्रह्मा को सिग्निफाई किया गया है कि ब्रह्मा क्या है, क्रिएटर है। इसमें आपको सीरियसनेस भी दिखती है एंड फन भी दिखता है। अब हम बात करते हैं द कॉमरेड एंड किरिलेव हो गया, ऑन द गंगा घाट हो गया। ऑन द गंगा घाट इनकी ग्रेट वे में लिखी गई एक स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। इसके बाद हम बात करें नॉन फिक्शन की। नॉन फिक्शन में चेंजिंग इंडिया एन एंथोलॉजी आती है 1939 में। टुमारो आती है 1943 टू 44 में। विदर इंडिया 1948 में आती है। द मीनिंग ऑफ इंडिया एसेस 1996 में आती है। द ग्रेट इंडियन वे ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बायोग्राफी ये आती है 1998 में। राजा राव की एक आती है द बेस्ट ऑफ राजा राव, जो कि 1978 में आती है, जिसमें इन्होंने 5 इंडियन मास्टर्स को डिस्क्राइब किया है। राजा राव, मुल्क राज आनंद, रविंद्रनाथ, प्रेमचंद्र और खुशवंत सिंह की। इनकी सभी नावल में जो आपको मेन चीज़ देखने को मिलेगी वो फिक्शन एंड मेटाफिजिक्स। इन्होंने फिक्शन का भी इस्तेमाल किया है और ये मेटाफिजिकल जुड़े हुए थे। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी हम मान सकते हैं कि ये क्या थे, ब्राह्मण फैमिली से रिलेट करते थे, जिस वजह से आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। आध्यात्मिक भी ये थे। तो ये थी हमारे राजा राव की इम्पोर्टेंट थिंग जिससे आपको एग्जाम में आता है। एंड इनके जो नावल है उन्हें आप पढ़ सकते हैं, खासकर कांथापुरा, द सर्पेंट एंड द रोप, ये सभी इम्पोर्टेंट नावल्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको कैरेक्टर भी बता दिया है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। कैरेक्टर के नाम पूछे जाए तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारी, नेक्स्ट राइटर है अनीता देसाई। अनीता देसाई जिनका जन्म हुआ था मसूरी में, बॉर्न इन मसूरी। इनका एक नाम अनीता मजमुद्दार भी था। 24 जून 1937 में इनका जन्म हुआ था। ये 87 ईयर की हैं, अभी प्रेजेंट डे में ये लाइव हैं। ऑक्यूपेशन से ये राइटर और प्रोफेसर थी। इनका जो जन्म है वो मसूरी में हुआ था और इनकी जो मदर थी वो जर्मन थी। फादर इनके इंडियन थे जिनका नाम था DN मजमुद्दार। इनके पति की बात करें स्पाउज तो अश्विन देसाई थे। नेशनलिटी इन्होंने इंडिया की थी। ये अल्मा मीटर, तो ये इनकी जो एजुकेशन थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इन्होंने किया था। पीरियड की बात करें तो 1963 से प्रेजेंट, क्योंकि ये अभी लाइव है। जेनर जो ये लिखती थी, इनका जेनर फिक्शन हुआ करता था। नोटेबल वर्क की बात करें तो इन कस्टडी, बेगुटेंस, बॉम्बे, चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग किरण देसाई। किरण देसाई एक फेमस नेम है जिस वजह से इनके बारे में आपने सुना होगा, ये भी एक राइटर हैं। इनके 4 किड्स थे जिसमें किरण देसाई जो कि जिनकी बात हम कर रहे हैं वो बुकर प्राइज विनर भी हैं, इसलिए उनका नाम भी आपको रिकॉल रखना है। इनकी जो फर्स्ट नॉवेल आई थी वो थी क्राई द पीकॉक। सेकेंड उसके बाद आई थी इनकी वॉइसेज इन द सिटी।
ये मिडिल क्लास इंडियन वुमेन को बेस बनाकर अपने नॉवेल्स में स्टोरी लिखती हैं। इनकी जो क्वालिटी है कि मिडिल क्लास वुमेन के बारे में लिखती है। इन्हें फायर ऑन द माउंटेन के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, एंड गार्जियन प्राइज इनको मिला था चिल्ड्रन फिक्शन के लिए। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड आपको देखती हैं वर्जीनिया वुल्फ का, विलियम फ्लॉकनर एंड टी.एस. इलियट, जो मॉडर्न राइटर्स थे, जो कि डीप साइकोलॉजी को अपने नॉवेल्स में कवर करते थे। वही क्वालिटी इनकी भी नॉवेल में देखने को मिलती है। अनीता देसाई भी डीप साइकोलॉजी को कवर करती है। इनको पद्म भूषण भी मिला था 2014 में। राजा राव के, हाँ, 2014 में इन्हें मिला था, पद्म भूषण अवार्ड मिलता है। एंड क्राई द पीकॉक 1963 में आई थी, जो कि जिसके लिए कि इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, और ये 3 पार्ट में है। क्राई द पीकॉक में जो कैरेक्टर है माया एंड गौतम, माया फीमेल कैरेक्टर है एंड गौतम मेल कैरेक्टर है। इसमें भी आपको माया, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, इल्यूजन, और गौतम जो कि ट्रूथ। गौतम को यहाँ डिनोट किया गया है गौतम बुद्ध से। माया एक लेडीज रहती है, एक लड़की रहती है जो कि बचपन से ही ऐसे इन्वायरमेंट में पली होती है कि वो जो भी चाहे उसे मिल जाए, हर चीज़ पे वो अपना अधिकार समझती है। वहीं जो गौतम है उसे सांसारिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा मोह माया नहीं है। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, और इनकी स्टोरी में आप देखते हैं कि माया किस तरह से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है अपने हस्बैंड से, जो कि उसे गौतम से नहीं फुलफिल होता है। वो हर चीज़ों को अपना चाहती है। इवन जब आप नॉवेल पढ़ेंगे तो देखेंगे प्लांट्स, नेचर, एवरीथिंग जो उसे दिखता है वो सब पे अपना एक हक चाहती है, उस सबको वो अपना समझती है। एंड उसे उसकी जब शादी होती है तो उसे किसी ने ये बोला होता है कि जब आपकी शादी होगी तो कुछ सालों बाद आप या आपके हस्बैंड में से कोई एक मर जाएंगे, और वो इसी इल्यूजन भ्रम में रहती है। वो जो अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती है उसे वैसा कुछ मिलता भी नहीं है, और वो इस इल्यूजन के साथ रहती है कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, एक डर के साथ जीती है। एंड फाइनली जब उसे बाद में ऐसा रिकॉल होता है वो पागलों की तरह होने लगती है, और जब उसे रिकॉल होता है कि अच्छा उसने तो कहा था कि दोनों में से कोई एक मर जाएगा, तो मैं ही क्यों मरूं, और वो लास्ट में अपने हस्बैंड को मार देती है। बहुत खूबसूरत स्टोरी है, इसे पढ़िएगा। नेक्स्ट है वॉइसेज इन द सिटी, जो कि 1965 में आई थी। इसमें जो कैरेक्टर है मोनिशा है, ये 4th सेगमेंट में बना हुआ है। बाय बाय ब्लैक बर्ड, ये 3 पार्ट में है। इसमें आपको दिखाया गया है अराइवल को, डिस्कवरी एंड डिपार्चर। इन तीनों चीज़ों को जोड़कर बाय बाय ब्लैक बर्ड में आपको शो किया गया है। इसमें जो कैरेक्टर है अदिति सेन, देव और सरा है। वेयर सेल वी गो दिस समर, ये आती है आपको 1975 में। फायर ऑन द माउंटेन आती है 1977 में। ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी। नंदा, राका और एलिया इसमें कैरेक्टर है, जिसमें आपको कि 3 जनरेशन देखने को मिलता है। ग्रैंड मदर है, उसकी डॉटर है, उनकी डॉटर है, और उनकी बेटी कैसे वो अकेले रहना चाहती है। उसकी बेटी उसके पास, उसकी जो ग्रैंड डॉटर की बेटी है वो रहने आती है, और उस पर पूरी बेस्ड स्टोरी है नंदा, राका और इला की। तो ये भी बहुत खूबसूरत स्टोरी है, इसे भी आप रीड करेंगे तो अच्छा आपको लगेगा। टाइटल फॉर्म लॉर्ड ऑफ द फायर्स, जो कि ये लॉर्ड ऑफ द फायर्स से इसकी टाइटल ली गई है। विलियम गोल्डन की ये एक बुक है जिससे कि ये ली गई है। क्लियर लाइट ऑफ द डे आती है 1980 में, जिसकी कैरेक्टर है बिमला। ये इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को शो किया गया है। ये काफ़ी हद तक इसको इनकी ऑटोबायोग्राफिक मानी जाती है। विलेज बाय द सी आती है 1982 की, जिसमें एक फिशरमैन की स्टोरी को दिखाया गया है, जिसके लिए इनको गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन अवार्ड भी मिला है। इनका स्टडी आती है 1984 में। उसके बाद जर्नी टू इथाका 1995 में आती है।
फास्टिंग फेस्टिंग 1999 में आती है। जिग जैग वे 2004 में आती है। रोजेरिटा 2024 में आती है। नॉवेल्स एंड शॉर्ट्स स्टोरीज की बात करें तो गेम्स एट ट्विलाइट 1978, स्कॉलर एंड जिप्सी 1996, डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज 2000 में आती है। कलेक्टेड स्टोरीज 2008, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस 2011, द कंप्लीट स्टोरीज 2017 में आती है, जिसके लिए चिल्ड्रंस बुकर प्राइज भी इनको मिली है। द पीकॉक गार्डन 1974 में आती है। द कैट ऑन ए हाउस बीट 1976, द विलेज बाय द सी 1982 में आती है। अब कुछ MCQs इंपॉर्टेंट MCQs है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, हम उसे देखेंगे। व्हेन वाज राजा राव बॉर्न? राजा राव का जन्म कहाँ होता है, कब होता है? तो राजा राव का जन्म होता है 1908 में। राजा राव का जन्म 1908 में होता है। कांथापुरा, वन ऑफ राजा राव's most famous work, is set in a fictional village in which Indian state? कांथापुरा जो कि राजा राव की मोस्ट फेमस वर्क फिक्शनल विलेज को उसमें शो किया गया है, तो वो इंडिया के किस स्टेट में शो किया गया है? दैट इज आंसर इन कर्नाटक। ये फिक्शनल है, ये याद रखिएगा, ऐसी कोई विलेज है नहीं कांतापुरा नाम की, ये एक फिक्शनल विलेज है, बट इसको इंडियन स्टेट कर्नाटक में शो किया गया है। राजा राव's राइटिंग इज ऑफन एसोसिएटेड विथ विच लिटरेरी मूवमेंट? राजा राव की जो भी राइटिंग हम देखते हैं वो किस लिटरेरी मूवमेंट के समय दिखती है? तो आपको मॉडर्निज्म। मैंने आपको बताया है कि गांधी युग का इन पे प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इन विच ईयर राजा राव अवार्डेड द पद्म भूषण? आंसर इज 1970। राजा राव को पद्म भूषण कब मिलता है? तो 1970 में। पद्म भूषण से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको आप डबल मार्क करेंगे। राजा राव वर्क ऑफ एन एक्सप्लोर थीम्स रिलेटेड टू? राजा राव, ये जो बातें हम कर रहे थे वही आ गए कि राजा राव के वर्क में कौन से थीम्स को ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है, किस इवेंट से रिलेटेड है? तो कॉलोनियलिज्म एंड इंडियन इंडिपेंडेंस, जो उस समय अंग्रेजों की सत्ता थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के को दिखाया गया है। अनीता देसाई गॉट प्राइज फॉर 3 टाइम्स? अनीता देसाई को 3 टाइम्स कौन सा प्राइज मिला था? आंसर इज बुकर प्राइज। अनीता देसाई गॉट साहित्य अवार्ड फॉर हर नॉवेल? अनीता देसाई को साहित्य अकादमी अवार्ड उनके किस नॉवेल के लिए मिलता है? द फायर ऑन द माउंटेन। फायर ऑन द माउंटेन के लिए अनीता देसाई को साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है। अनीता देसाई वॉन प्राइज फॉर द विलेज बाय द सी? अनीता देसाई को किसके लिए प्राइज मिलता है? गार्जियन प्राइज। द विलेज बाय द सी के लिए कौन सा प्राइज उनको मिलता है? गार्जियन प्राइज मिलता है। अनीता देसाई रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन? अनीता देसाई को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिलता है? द आंसर इज 1978। अनीता देसाई इज ऑन द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द? अनीता देसाई एडवाइजरी बोर्ड की सदस्य भी थी, तो ये किसके सदस्य थी? तो ललित कला अकादमी की। तो ये थे हमारे इंडियन राइटर्स पार्ट 2 के। अभी इसके और भी पार्ट्स आएंगे क्योंकि हमने अभी बहुत सारे राइटर्स को कवर करने हैं जो हमारे एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आप आगे की वीडियो वॉच करते रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं दूसरा वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। एंड हाँ, कम्युनिटी में मैं इसको लेके और भी सारे क्वेश्चंस डालूँगी, तो आप वहाँ से जाके क्विज को सॉल्व कीजिएगा और उससे आपके पास बहुत अच्छे नोट्स की कलेक्शन भी प्रिपेयर्ड होती जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देख रही हूँ अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और उसको एवरीडे कर रहे हैं। तो अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, लिटरेचर जिस भी एग्ज़ाम में आएगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आपकी प्रिपेयर्ड होती जाएगी। तो थैंक्स फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।